हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे हमें NADH2 और FADH2 जैसे मॉलिक्यूल से एनर्जी यानी ATP मिलती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कि कैसे NADH2 जनरली 3 ATP दे रहा था, बट कभी कभी 2 भी देता है, मैंने आपसे कहा था, और FADH2 2 ATP देता है, राइट। तो अब वही कैसे मिलता है हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आप कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद कर लें, जो कि ये पहला कॉम्प्लेक्स है FMN NADH2 डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 है FADH2 डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम B एंड C1, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम A या A3 ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेज। और कुछ मोबाइल कैरियर्स होते हैं जैसे यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। पहले आपको इसकी लिस्ट बना के ये याद कर लेना है, ये आपकी मदद करेंगे आगे जो मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बताने जा रही हूँ कि कैसे हमें FADH2 NADH2 से ATP मिलता है, उसमें ये सब यूज हो रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पूरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम वर्क करता है और कैसे हमको NADH2 या FADH2 से ATP मिलता है। मैं आपको सिर्फ NADH2 से बता रही हूँ, FADH2 का भी कुछ ऐसा ही होता है, दोनों एक साथ बताऊंगी तो बहुत मैच हो जाएगा, इसलिए NADH2 का पढ़ लो, FADH2 का खुद समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना रखा है। ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये है अंदर का मैट्रिक्स। ये जान लो सबसे पहले कि मैट्रिक्स में बहुत सारा प्रोटॉन भरा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, H+ इसमें फिल्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि मैट्रिक्स में तुम्हारा चलता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रही है और इससे हमें क्या मिल रहा था, NADH2, ठीक है, हमें NADH2 मिला। ये NADH2 गया तुम्हारे जो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड तुम्हारे सारे कॉम्प्लेक्सेस थे उनके पास। सबसे पहले तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1 जो मैंने पढ़ा था FMN NADH2 डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, तो इसके पास गया NADH2 और इसने क्या किया, इसने इसके प्रोटॉन्स लेके बाहर फेंक दिए तुम्हारे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और 2 इलेक्ट्रॉन लेके आगे बढ़ गया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन गए आयरन और सल्फर प्रोटीन्स के पास, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से गए यूबिक्विनोन के पास। मैंने तो बताया था यूबिक्विनोन एक मोबाइल कैरियर होता है, ठीक है, तो वो लेके जाएगा। अब इसका काम भी वही है जो फोटोसिंथेसिस में प्लास्टोक्विनोन का फंक्शन था, ललचाना, ठीक है। मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स होंगे ये उनको ललचाएगा कि देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आओ, ठीक है, तुम्हारी कमी मैं पूरी करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा और ये UQH2 बना देगा, लेकिन इसका अल्टीमेटली काम था धोखा देना। तो इसने यहाँ से H+ उठाए और बाहर दोबारा से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाके फेंक दिए और 2 इलेक्ट्रॉन लेके आगे बढ़ गया। आगे गया साइटोक्रोम B के पास जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 होता है, ठीक है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, फिर से आयरन सल्फर प्रोटीन्स आए यहाँ पे, फिर से यहाँ पे यूबिक्विनोन आया, यूबिक्विनोन ने फिर से वही किया, यहाँ से H+ लेके बाहर फेंक दिए इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे गए साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा एक और मोबाइल कैरियर आ जाता है साइटोक्रोम C, और वो क्या करता है, एक करके इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 था तुम्हारा साइटोक्रोम A या A3 ऑक्सीडेज, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर कॉम्प्लेक्स 4 से ये जाएंगे मैट्रिक्स में और क्या करेंगे, हाफ ऑक्सीजन और 2 प्रोटॉन मिला के बना देंगे वाटर, ठीक है। हाफ O2 प्लस 2H+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट विल मेक 1 H2O। फोटोसिंथेसिस में उल्टा हुआ था, वाटर स्प्लिटिंग हुई थी, यहाँ पे वाटर बन रहा है, ठीक है। और अब क्या होगा, ये चीज ध्यान रखो, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज। इसका मेंशन मैंने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी किया था, डिटेल में बताया था कि ATP सिंथेज होता क्या है, वहां से जाके पढ़ लेना अगर नहीं आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा ATP सिंथेज, इसमें तुम्हारा F0 और F1 तुम्हारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा H+ भरा हुआ है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यहाँ से जो H+ है, यहाँ से जो प्रोटॉन्स हैं वो इसके थ्रू अंदर जाते हैं और ATP में कन्वर्ट होते हैं। ये ATP सिंथेज है, नाम ही इसका वो है ATP जनरेट करना। तो यहाँ से प्रोटॉन्स अंदर गए और ATP जनरेट हुआ। अब इसमें तुम देख सकते हो मैंने लिखा है 2H+ gives 1 ATP। इससे हमें पता चलता है कि दो प्रोटॉन्स मिलके एक ATP बनाते हैं। पर एक साइकिल में टोटल कितने प्रोटॉन्स बाहर फेंके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 प्रोटॉन्स इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंके जा रहे हैं मैट्रिक्स से, है ना। तो यानी कि टोटल एक साइकिल चलेगी तो हमें कितने ATP मिलेंगे, 3, देख रहे हो ना,
एक एटीपी इसका, एक इसका, एक इसका, क्योंकि 2H+ से एक एटीपी बन रहा है, तो टोटल इनसे कितना बन जाएगा, 3 एटीपी बन जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि NADH2 से हमें 3 एटीपी मिलता है। वो ऐसे मिलता है एक्चुअली में, ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि कभी कभी NADH2 2 एटीपी भी देता है। वो कब देता है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। अब एक सिस्टम होता है शटल सिस्टम। ये हेल्प करता है कि जब हमारा NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, उसे हमें साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाना होता है, ताकि वहां पे उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो, क्योंकि वहां पे एटीपी सिंथेज होता है, और फाइनली हम NADH2 से एटीपी में कन्वर्ट कर सके एनर्जी को, है ना। तो वो जो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से जब वो क्रॉस करता है, तो उसमें शटल सिस्टम हमें मदद करता है कि वो क्रॉस कर पाए NADH2, ठीक है। तो अब जैसे कुछ शटल होती है मेलेट एस्पार्टेट, ये क्या करती है कि जैसे NADH2 आया, अंदर गया, इसने ट्रेवल करने में मदद की, अल्टीमेटली हमें उसे 3 एटीपी मिला, यानी कि हमें इन टोटल 38 एटीपी मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी शटल होती है जैसे ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ये क्या करती है, थोड़ी सी एनर्जी खुद खा लेती है। इस वजह से क्या होता है कि एक NADH2 2 ही एटीपी दे पाता है, यानी अल्टीमेटली टोटल हमें 36 एटीपी ही मिल पाते हैं। इस वजह से मैंने कहा था कि कभी कभी एक NADH2 2 एटीपी देता है और जनरली 3 देता है। तो जनरली तो ऐसा ही मामला चल रहा होता है, बट कभी कभी जब ऐसे शटल सिस्टम यूज होने लगते हैं तो वो कुछ एनर्जी खुद खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कम एटीपी मिलता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।